अस्सलाम वालेकुम सब पाकिस्तानियों और हमारे फेसबुक के दोस्तों। आज फिर हम लोग ऑन एयर आए हैं और ऐसे कि आपको पता है मैं जमाल्टा को फ्रांस से और आगासन सैयद जर्मनी से, और इस वक्त जो है हमारे साथ एडवोकेट तनोली कराची से। तो आज हम कुछ और टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या हाल है हसन? जी ठीक। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या हो रहा है भाई जी? होना क्या है, बस बैठे हैं और मैंने कहा आज फिर ऑन एयर जाएं और एक नई जो है जी गुफ्तगू। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेट्रो इस तरह के जा रहे हैं वहाँ पे बड़े जो जिस कहते हैं एक खतर सा मचा हुआ है, तो इसके ऊपर अब डेली भी जाए तब भी कम पड़ता है, एक दिन में 3-3 दफा जाए तो भी मैं समझता हूँ कि वो है इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा हालात जो है दिगरगू हैं और लोग जो है इंतहाई परेशान हैं। तो अगर आपने पहले बात करनी है तो आप कर लें, तो टनोडी को बोलते हैं वो तो अपना अगर इजहार करना चाहे तो उसके बाद फिर आप करें। अगर आपने बात की तो आप कीजिए पहले बात। मैं असल में पहले दिन से कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ कि कुछ फ्रांस से मिलती जुलती बात है। लोगों के जो वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के गोरों के खिलाफ इनकी जो साजिशें हैं और ये जो अपनी इनकी हरकतें, इनके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, बात यह है भाई, तमाम पाकिस्तानियों, आज जो है इस चीज़ के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। इस बात को ज़रा बड़े ख्याल से सुनना कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं, वो जो पाकिस्तान की जो अवाम है वहाँ पे बैठ के इनका जो रवैया है, ये लोग वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो है गोरों के खिलाफ बात करते हैं और बहुत सारा जो है नफरत अपने दिलों में रखते हैं। ये मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जो है आज ठोक ठाक के मैं बात करूँगा, क्योंकि ये सुनना होगा आप सब लोगों को कि बड़ी, यानी कि आप लोगों के अंदर क्या नाम है, नफरतें हैं गोरों के लिए। और बड़ी, जब कोई यहाँ पे आफत आती है या कोई चीज़ होती है तो आप लोग सब लोग जो है बड़ा शोर मचाते हैं, बड़े खुश होते हैं और अपने टेलीविजन पे खबरें देते हैं कि आज फ्रांस में ये हो गया, आज यूरोप में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, आज जो है ये उनकी ये तबाही हो गई है। तो उसके बाद फिर आप उसको मजहब में जोड़ देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, फलान हुआ है, टिगड़ हुआ है। ये जो एक आप लोगों की जो एक क्या फनेटिकिज्म जो आप लोगों के अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है 90% लोग मुनाफिक भी हैं और फनेटिक भी हैं, और ये फनेटिकिज्म जो है हम लोगों को मार गया। सोचते नहीं है, अक्ल नहीं करते, लेकिन बैठे होते हैं कि भाई कोई बात निकले यूरोप की तो यूरोप के साथ उसके यूरोप के ऊपर अटैक कर दें। सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान बैठा होता है कि कोई गड़बड़ हो यूरोप में तो हम जो है शोर मचाएं, वाह वेला करें, और क्या नाम है, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को जो है हम खूब जो है बुरा बुला करें। मैं आज इसके ऊपर बड़ी सख्त बातें करने लगा हूं, पसंद आए तभी, नहीं आए आई जस्ट गिव अ डैम शिट, आई गिव अ डैम शिट। लेकिन मैं आज बताता हूं और असलियत बताता हूं, इसको याद से सुनो पाकिस्तानियों सारे। तुम लोग सब जब यूरोप के ऊपर या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी, जापान, इन जैसे मुल्कों के ऊपर कोई आफत आती है तो तुम लोग जो है खुशियां मनाते हो, भंगड़े डालते हो, बड़ी बड़ी फतूर की बातें निकालते हो और लान तान करते हो यूरोप के अंदर। ये भूल जाते हो कि आधा पाकिस्तान जो है तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई हो, तुम्हारे लगते लगाते हो। पिछले 50-60 साल से वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन जगहों पे आए हैं
और इस मुल्क में आके इन ममालिक के अंदर रोटी रिज़्क कमाते हैं और तुम लोगों को पालते हैं। इन गोरों के मुल्क में आके तुम्हारे खानदान के लोग रोटी कमाते हैं, जायदादें बनाते हैं, यहां पे आके जायदादें बनाते हैं, यहीं के पैसे से अपने खानदान को पालते हैं और यहां के पैसे से अपने घर जाके पाकिस्तान में जायदादें, कोठियां, बंगले, गाड़ियां और शोधबाजियां करने की तुम लोगों को मौका मिलता है। फिर तुम किस मुंह से यूरोप के खिलाफ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जिस मुल्क है इनके खिलाफ बात करते हो? तुम लोगों के घर में डॉलर, तुम लोगों के घरों में जितना पैसा यहां से कमा के भेजते हैं, यहां के डॉलर, यूरो, येन, ये सब कुछ है, ये तुम लोगों के भाई बहन, भाई और रिश्तेदार कमा के तुम लोगों को भेजते हैं पाकिस्तान, और तुम यहां की कमाई हुई जो दौलत है उसको खाते हो और उसे खा के फिर जो है पाकिस्तान के गुण गाते हो। उस पाकिस्तान के गुण गाते हो जिस पाकिस्तान ने तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कजनों को मुल्क से ठुड्डा मार के बाहर निकाला और बाहर आके उन्होंने अपनी जिंदगियां बनाई और अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने खानदानों को स्टैब्लिश किया, और फिर तुम उन्हीं गोरों को गाली दो। तुम लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का अजाब इसलिए है, तुम लोगों के अंदर इतनी बदकारियां हैं क्योंकि तुम लोग जहां खाते हो वह छेद करते हो। ये इसलिए आज मैं सख्त बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं और बहुत ज्यादा सुनने आता है। और आज जो मुझे जिस बात पे तप चढ़ी है वो ये चढ़ी है, सुनो तुम सब मुसलमानों, सुनो। आज मैंने ये पहले भी सुनता रहा, मैं चुप रहा, लेकिन आज मैं बोलता हूं। ये आज खबर लगी हुई थी किसी टेलीविजन के ऊपर कि हाँ जी फ्रांस सबसे पहले है जो कि नकाब के खिलाफ था, आज इनको भी नकाब पहनना पड़ गया। अल्लाह की कुदरत, क्या बात है, अल्लाह की शान, उनको नकाब पहना दिया। और खोते के पुत्रों, गधों, किसी लिद के पुत्रों, तुम लोगों ने वो जो कोरोना वायरस का या जो मास्क है उसको नकाब से कैसे मिला दिया? नकाब और चीज है और जो मास्क है वो और चीज है। तुम लोगों की इतने घटिया किस्म की सोचे हैं, इसी वजह से तुम लोग बर्बाद और तबाह रहे हो और तुम्हारे ऊपर कुत्ते, कमीने, हरामजादे और पता नहीं कौन कौन सी खंजीर लोग आके बैठे, क्योंकि तुम लोग खुद इस किस्म के हो। तुम लोग निचली सोच से, पिसी हुई सोच से बाहर नहीं आते हो। कंजस्टेड, दबी हुई सोच, मुनाफिक सोच से बाहर नहीं आते हो। कहां नकाब और कहां मास्क। और इस बात को तुम लोगों ने सोचा कभी कि नकाब तो हर दफा पहना जाता है, हर दफा पहनना पड़ता है, ये जो मास्क है ये 2, 3, 4 महीने के बाद लोग उतार देंगे। जो तुम लोगों ने बात की है और टेलीविजन के ऊपर कि नकाब पहना दिया, उसके क्या मैंने है? क्या मैंने उसके? तुम लोगों की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, भूसा। ये जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं या टेलीविजन है या पाकिस्तान के लोग हैं, तुम लोगों के दिमागों में भूसा है, भूसा भरा हुआ। इस भूसे की वजह से तुम लोग डेवलप नहीं हो सके, तुम लोग आगे ना निकल सके। तुम लोग दुनिया की बदतरीन कौम इसलिए बन गए हो क्योंकि तुम लोग जो है जलन, नफरत, जलन, हसद, इसके बीच में पल रहे हो। इसके तौक पहने हुए तुम लोगों ने, लेकिन वो तौक जो है तुम लोगों को नजर नहीं आते। वो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी है और तुम्हारे गलों में भी है। नफरत के, बुग़्ज़ के और जेलसी के ये तौक पहने हुए हैं। और भाई इधर अजान होती है, कोई कनाडा में कोई अजान देता है और कोई यहाँ पे
यहाँ पे औरतें जो है पूरा बुर्खा पहन के चलती हैं, ये इन लोगों की, ये गोरों की मेहरबानी है, ये मजबूर नहीं है। तुम लोग कहीं भी सुन रहे हो, सुनो अपनी कान खोल के, तुम्हारी अकलें बंद हैं। अगर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी अगर औरत जो है यहाँ पे बुर्खा पहन के चलती है या चादर लेके चलती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो तुम लोग को ये करने देती है। इनकी मेहरबानी है कि तुम लोग के मस्जिदें बना के दी हैं, मस्जिदें बनाने दी हैं। इनकी मेहरबानी है कि तुम लोग को इबादत करने देती हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है कि तुम लोग को थोड़ा रिलीफ दिया हुआ है, आजादी दी हुई है। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग तो हर वक्त किसी ना क्रिश्चियनिटी को जिंदा रहने, आराम से रहने देते हो, ना तुम लोग हिंदुओं को रहने देते हो, ना उन सिखों के रहने देते हो, ना कादियानियों के रहने देते हो, ना किसी और के रहने देते हो। तुम लोग को हर वक्त जंग, लड़ाई, झगड़ा, फसाद और हरामदर्दी से बाहर ही नहीं निकलते। और इन मुल्कों में तमाम तर मजहब के लोग इकट्ठे रहते हैं और अपनी इबादतें करते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे और पब्लिक लेवल पे कोई किसी पे उंगली नहीं उठाता, क्योंकि यहां पे लॉ है कि अगर आपने किसी पे उंगली उठाई या कुछ किया तो आपको तुम देंगे अंदर। तुम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो तुम्हारे हराम के पिल्ले ऊपर बैठे हुए हैं, तुम्हारे जो ये बदकार हरामी जो उलमा दीन बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी कहा, कभी सोचा कि अगर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मुल्कों में अगर मुसलमानों को इजाजत है मस्जिद बनाने की, बुर्खा पहनने की, सब कुछ करने की, तो फिर पाकिस्तान में गोरों को इनके हिसाब से क्यों नहीं जिंदा रहने देते? वहां पे अगर ये कच्छियां पहने, वहां पे अगर बिकनीज पहने, तो तुम लोगों की मां मर जाती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आ जाता है जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। मर चुके हो तुम लोग सब, जनखे हो चुके हो तुम लोग सब। करप्ट और क्रिमिनल जो तुम्हारे पर गवर्नमेंट रहती है उसको तुम उतार नहीं सकते, आ जाते हैं मजहब की तरफ। बात यह है कड़वी बातें। सुनो गौर से, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सब लोग यहां पे शलवारें पहनते हैं, कमीजें पहनते हैं, अचकने पहनते हैं, बुरखे पहनते हैं, लेकिन यहां की गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि मत पहनो। हां, एक सिलसिला फ्रांस के अंदर है कि फ्रांस के अंदर थोड़ी सी अक्ल वाले ऊपर बैठे हैं, उनको पता है ये लोग फनेटिक हैं, इनको ज्यादा खोल दी तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे, जो कि हम लोग फनेटिक हैं। हम बेसिकली फनेटिक हैं, क्योंकि हम लोगों को बावदाद से फनेटिक बनाया गया है, क्योंकि हम यहां पे खाते हैं, इन्हीं मुल्कों में रहते हैं, इसी पे टट्टी करते हैं, इसी को छेद करते हैं, इसी को बुरा करते हैं। खाते यहां पे हैं, कमाते यहां से हैं, झंडा पाकिस्तान का लहराते हैं। अब भोसड़ी क्यों? जिस मुल्क ने दिया है उसका झंडा लहराओ। तुम्हारे हरे झंडे ने तुम्हारी गांड पे ठुड्डा मार के मुल्क से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे चूतड़ों में ठुड्डा मार के तुम लोगों को मुल्क से बाहर निकाला। जाओ बाहर जाके रोटी कमाओ, अपने मुल्क में नहीं है तुम्हारी रोटी कमाना। उसका झंडा लेके, तो पाकिस्तान का झंडा लेके तुम लोग जो है हो हिल रहे होते हो। लानतियो, खासकर जो मैं यूरोप से, अमेरिका में जो बाहर रहते हैं उनको बोलता हूं कि पाकिस्तान का झंडा मत लहराओ, अमेरिका का लहराओ, कनाडा का लहराओ, यूरोप के मुल्कों का लहराओ, जहां पे रोटी कमाते हो, जहां से अपनी जायदादें बनाई हैं। मुनाफिकत की एक हद होती है, बहनचोद, मुनाफिक इतने हो तुम सब लोग। आज मैं जरा खुली बात कर रहा हूं और गाली भी दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मत्था फेरा हुआ है सच्ची बात करने को। यह आज बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। सुनो पाकिस्तानियों, अपने कानों में उंगलियां मत दो। इस मुल्क के, ये इनका मुल्क है, ये इनके मुमालिक है, किसी को पर्दा करने दें या ना करने दें। जब तुम लोग किसी गोरी को या गोरे को वहां पे बीचेस पे बिकनियां पहनने नहीं देते, ब्लाउजेज नहीं पहनने देते,
उनको अपने शॉर्ट्स नहीं पहनने देते हैं, वहां पे तुम चीखे मारते हो। तो यहां पे कैसे ये इमेजिन करते हो कि इन मुल्कों के अंदर तुम कुत्ती के पुत्रों, तुम लोग यहां पे ये बोलो कि यूरोप जो है हमको निकाब पहने दे, हमको गलाफ चलाने दे। क्यों? तुम्हारे बाप की जायदाद है, तुम्हारे बाप ने बनाया है यूरोप। तुम लोग तो वैसे ही जल जल के मर जाते हो। यहाँ टेक्नोलॉजी से, यहाँ की एडवांस, यहाँ की तरक्की, उससे जल जल के मर जाते हो। बैठते हो, एक कोई तूफान आता है तो वहां पे खुशियां मनाते हो। तुम लोगों से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है दुनिया में। तमाम मुसलमान मुनाफिक, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कुत्ते का पुत्र हरामी जो है सऊदी अरेबिया या जद्दा वहां या किसी मुस्लिम ममालिक में हेल्प नहीं जाता। सब दौड़ते हैं यूरोप की तरफ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दौड़ते हैं। ये सच है कि नहीं है? ये सच है, वो सच, कड़वा सच है, जो तुम लोग के जूतों में आग लग जाएगी लेकिन तुम लोग मानने को तैयार नहीं। यूरोप है, ये लोग हैं, इनका ईमान है। तुम लोग यहां आते हो, यहां की फैसिलिटी लेते हो। यहां पे फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर लाखों पाकिस्तानी हैं, यहां के कमाइयां करते हैं और गुन गाते हैं पाकिस्तान के। लानत ऐसे लोगों के ऊपर, दूर फटे मुंह। जिस मुल्क में रहते हो उसके लिए जियो, जिस मुल्क ने तुमको बनाया है उसके लिए जियो पहले, फिर अपने मुल्क के लिए जाओ। उसके लिए नहीं जिस ठुड्डा मार के तुम्हारी गांड के ऊपर तुम लोगों को बाहर भिजवा दिया। उस हरे झंडे ने, हरे पासपोर्ट ने कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। आज भी 22 करोड़ आवाम में भिखारी और रुल रही है पूरी कौम। बैठे हैं ऊपर हरामजादे, बैठ के याशियां कर रहे हैं और तुम लोगों को पीस पीस के और तुम्हारा कचूमर और तुम्हारी चटनी बना रहे हैं। फिर आते हैं झंडा लेके पाकिस्तान का, माय ब्लडी फुट। भोसड़ी के बातें करते हैं कि यहां पे नकाब पहना जाए। पहले अपने उलमाओं को बोलो और अपनी गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट को अपने मुल्क में वहां पे बीचेज हैं, वहां पे उनको खुला रहने दो। सड़कों पे उनको बिकनीज पहने दो, चढ़िया पहने दो। जब इनके जो तरीकाकार है उनके ऊपर रहने दो, तो फिर अगर वो वहां पे इस तरीके से रहे तो फिर शोर बचाओ जी हमने तो इनको बिकनियां पहनने दी, इनको हमने शर्ट्स पहनने दी, इनको शॉर्ट्स पहनने दी, इनको ये करने दिया, इनको आजादी दी। तो ये हमारी औरतों को वहां पे बुरखा और चादर लेने के लिए क्यों बोलते हैं? जाहिल उजड़ कौम, तुम लोग जाहिल उजड़ हो, इसलिए तुम लोगों के ऊपर जो है कुत्ते कमीने बैठे हुए हैं। बहरहाल हसन, मैंने ये बात क्लियर करनी थी, मैं अपनी बात को रोकता हूं, लेकिन ये याद रखो जब तक तुम लोग मुनाफिक रहोगे तुम पे खुदा की लानत रहेगी और तुम लोग लानती हो। अपने गिरबाने में देखो, क्योंकि तुम लोग करप्ट और क्रिमिनल्स के पीछे जाते हो, बदकारों के पीछे जाते हो, उलमा दीन के पीछे जाते हो, मगर वो इस पर पूरा एक अमल नहीं करते हो। तुम लोग हर तरफ मुनाफिकत करते हो, तुम लोग खुदा से मुनाफिकत करते हो, उसके नबी से मुनाफिकत करते हो, नबी के खानदान से मुनाफिकत करते हो, तुम लोग दीन इस्लाम से मुनाफिकत करते हो। तुम सब मुनाफिक हो। अगर मुनाफिक ना होते तो आज पाकिस्तान के अलावा जितने इस्लामी ममालिक हैं इस वक्त टॉप पे होते, ऊपर होते, और ये गोरे नीचे होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम है वो टॉप पे होती, और हजरत ईसा, मूसा, डेविड, सबकी कौम की जो लोग नीचे होते। इसलिए ये बुरखे चुरके की और ये जो खबरें लगाते हैं, हराम के पिल्ले, कुत्ते दल्ले जो वहां बैठे हैं, हराम ज़ादो, ये प्रोपेगंडे करना छोड़ो। किसी दिन हमारे अटड़े चढ़ गए ना तो तुम नाओं का जो ना किची मोड़ देंगे, टोटवा टेटवा दबा देंगे। हरामजादे वहां पे बैठे गंदी सियासत और गली सियासत करते हैं, ब्लडी फकिंग एसोल्स। बात कर ली आपने, भी करनी आगे? कर दिया मैंने, अब आप करो जो करनी है। चलिए मैं थोड़ा सा एक मिनट, शकील, आपकी कोई राय है इस बारे में, ये कि जो यूरोप में हमें जो उसने सुना है
उसे पूछे जो तुमने सुना है उसके बारे में कोई राय है? जी, उसने मेरी बात सारी सुनी है ना? नहीं समझे क्या कह रहे हैं? मेरी पूरी बात सुनी है टनोली ने। एक मिनट शकील, तुमने सुना ना जवाहर डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? मुझे आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी उनकी, जो है कट कट के। चलो आप मुझे बताइए, ये जो इतना ऊंचा बोलो, उसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आप जरा थोड़ा सवाल करें टनोली को। नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं करता, आप खुद ही सवाल करो यार। आपकी बात और क्लियर नहीं है, मुझे भी और क्लियर नहीं है। बोले जरा। कैसे आवाज क्लियर नहीं है यार? आवाज क्लियर होनी चाहिए। बोले, बस यही रखिए, बोले जरा क्या सवाल कर रहे हैं सर? मैंने जो भी कहा है कि यूरोप के अंदर जो ये बुर्खा पहनने के लिए, और फ्रांस के अंदर जो है ये कहते हैं कि जी वो बुर्खा पहने, और क्या क्या, क्या बोलते हैं, फालूर के क्या बोलते हैं जो ऊपर पहनते हैं यार? हजाब पीता तो मैं दिया हजाब, एक हमारे चूतोड़े में घुसा हुआ है हजाब। ये हजाब पहनने के ऊपर जो इन्होंने शोर मचा रहे मुसले सारे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा के अंदर हजाब पहना जाए। तो ये मेरे नजर में हजाब जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जब उन पाकिस्तान में जब गोरों को आज़ादी नहीं है आज़ाद रहने की, तो यहाँ पे लोग और हमारी औरतें क्यों हजाब पहने, क्यों सलवार कमीज पहने? मैं इसे जो है इसके खिलाफ करता हूँ। आप बोलते हैं नहीं समझ आ रहा कि आप एक्सप्लेन करें, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। अच्छा भाई, आपको तुम्हारी आवाज आ रही है ना क्लियर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब हमें तुझे यूरोप में रहना है तो यूरोप डू एज रोमन्स डू व्हेन यू आर इन रोम। जब आप रोम में हैं तो वैसा करें जैसे रोमन्स करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रहते हुए आप लोग जब ये पिछकी हुई सोच के साथ कि जी इसके ऊपर आप एम्फसाइज करते हैं कि जी हिजाब होना चाहिए, तो ये है वो है, और इनके लॉज के अगेंस्ट जाते हैं, और जब ये उनको मना करते हैं या उनको कहते हैं कि आप हिजाब नहीं पहने, आप प्रॉपर तरीके से रहे जिस तरह से यूरोप में रहा जाता है, तो वो लोग इस चीज से खिलाफ करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या जब यूरोप में बंदा आ जाए तो उसको डू एज रोमन्स डू करना चाहिए या डू एज वट एवर योर प्लेस? एक मिनट हसन, एक मिनट, अभी सवाल सही नहीं किया आपने। तो नॉली मेरी आवाज आ रही है? हेलो, और कान लगा के सुनो यार। बात यह है, मेरा सवाल यह है कि अगर यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मुसले बोलते हैं कि औरत हमारी को हिजाब पहनने दो या हमें बुर्खा पहनने दो, तो क्या पाकिस्तान के अंदर अगर गोरी कोई रहती है, गोरा जाता है, तो क्या वो अपनी चड्डियों के साथ अपने जो उनका जो ड्रेस होता है उसके साथ उनको पहनने दिया जाएगा? अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी औरतों को जो है बुर्खा पहनने दिया जाए और फुलार पहना जाए, तो मैं कहता हूं कि फिर पाकिस्तान के अंदर ये लॉ निकलना चाहिए कि तमाम तर गोरे जो हैं वो अपनी मर्जी से कपड़ा पहने, अपनी मर्जी से चले, वो भी आज़ादी के साथ उसी तरह करे जिस तरह आप हिजाब मांगते हो। और अगर वो ये इजाज़त नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि फिर मुस्लिमों का ये कोई राइट नहीं है कि वो उन मुल्कों को बोलें कि हमारी औरतों को हिजाब पहनने दिया जाए, क्योंकि इनके बाप की कंट्री नहीं है। ये उनका सवाल याद रखना भाई। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूं, मैं दिमाग में बात आई है। हाँ करो। हम मुसलमानों का जो फेवरेट जानवर है उसका नाम है ऊंट। और ऊंट के बारे में मशहूर है कि जब एक दफा वो अपने मालिक के साथ था तो उसने पहले मुंह अंदर किया, फिर गर्दन अंदर की, फिर करते 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 मालिक बाहर से ऊंट अंदर। खैमे क्या आपको याद है ना? ये चीज बड़ी मशहूर है। याद है मुझे। वो उससे कहा जी मुझे सर्दी लगी, उससे कहा मुंह अंदर कर लो, फिर उन्होंने कहा ये कर लो, फिर गर्दन कर लो। तो ये इनकी आदत जो मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों का नाइंसाफी है कि जब आप किसी और मुल्क में, किसी और कॉन्टिनेंट में जाते हैं रोटी कमाने के लिए और फिर वहां पे आप पक्के हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप ये हम लोगों की फितरत है, खास तौर पे पाकिस्तानियों की फितरत है, मुसलमानों की बिलअमूम और बिलखसूस पाकिस्तानियों की फितरत है कि वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो ऊंट बन जाते हैं।
यानी आप सोच भी सकते हैं कि सदियों पुरानी मोşarकी शहनशाहियत इंग्लैंड में, और वहां पे कहा जाए कि यहाँ शरिया लॉ नाफिज करो। दिमाग खराब है इनका। यानी इंसान सोच भी सकता है कि आप किसी के घर में जाएं, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी के घर में मेहमान जाएं और उसके बाद आप कहें वहां पे बाद में चौड़े हो जाए कि ये घर जो है इसमें मेरा बताया हुआ लॉ बनना चाहिए, जो मालिकान है वो दफा हो जाए। ये खोपड़ी से खाली है। कभी ऐसा होता है? अगर इंसान अपने ऊपर देखे तो उसे समझ आए कि ये लोग सब वहां पर आर्जी हैं। जब भी मौका मिले, जब भी इनका दिल चाहे, गवर्नमेंटों का ठुड्डा मार के बाहर निकाल देंगे। फिर ये लोग वहां पे जो लोग दंगे फसाद किए, जो उन्होंने मुसलमानियत को बदनाम किया, मुसलमान होने को बदनाम किया, इस्लाम को गलत पोर्ट्रे किया कि इस्लाम जो है वो जबर का मजहब है और जो अजाब का मजहब है या जबरदस्ती का मजहब है, इन्होंने इस चीज को पोर्ट्रे किया। वहां पे इन लोगों ने ये सोचे समझे बिना कि ये मोनार्की है, शहनशाहियत है, सदियों पुरानी है, ये इनका मुल्क है, ये इनके लॉज हैं, इन्होंने वहां पे अपनी बदमाशी शुरू कर दी और कहा कि यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए। इंसान सोच सकता है कि गोरा पाकिस्तान में जाए और जाकर कहे कि यहाँ हमारे लॉज तुम हमारे लॉज यहाँ पर लागू करो। यही बात मैं कर रहा था, यही मैंने कहा। मुल्क में जाए, कोई भी जाए, बस मैं पाकिस्तान की मिसाल से दे रहा हूँ कि अगर अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, किसी भी मुल्क का, इंडिया, जो भी लोग अरब, वो आके पाकिस्तान में बस जाए, अगर पाकिस्तान इन मुल्कों की तरह बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होता और वहां पे लोगों को जॉब्स मिला करती, जो कि इमरान खान साहब फरमाते थे लोग जॉब ढूंढने यहाँ आएंगे, तो वो तो दौर देखने को मिला नहीं है। तो मकसद ये कहने का है कि अगर ये मुल्क तरक्की याफ्ता होता तो लोग वहां जाके बसते, उनके 10 साल, 20 साल, 30 साल बसते, उसके बाद कहते कि पाकिस्तान के लॉज को खत्म करो, हमारा लॉ कायम करो। बेशक। हिंदू जाके वहां पे बसता हो कहता हमारा लॉ कायम करो, सिख जाके वहां बसता हो कहता हमारा लॉ कायम करो, ईसाई होता वो कहता हमारे लॉज कायम करो। क्या ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। होता नहीं है। जब अपने गिरबान में झांका जाता है, जब अपने उसको देखा जाता है तो समझ आती है, जब अपने ऊपर गुजरती है तो समझ आती है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है, ये नहीं। लेकिन इन लोगों ने मुसलमानियत को, लोगों को, बच्चों को, नई जनरेशन को इतना फनेटिक बना दिया है, इस कदर माजूर जहन के बना दिए हैं कि ये लोग इंसानियत भूल गए हैं। इंसानियत भूल गए। यानी कि जब एक दफा फ्रांस में कि धमाका या कुछ हुआ था तो लोग मरे थे, या वो लोगों जो भी एक वाकसानिया हुआ था, तो मैं पाकिस्तान बात कर रहा था, तो मैं जिससे बात कर रहा था उसके साथ उसकी दोस्त बैठी थी, वो कह लगी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं उसको कह रहा था कि मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनकर कि मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा कि इंसानों के मरने के ऊपर का ये औरत कह रही है, तुम्हारी कलीग, कि ये अच्छा हुआ है, तो ये क्या आगे जाके अच्छी माँ बन सकेगी? इम्पॉसिबल। क्या ये एक पढ़ी लिखी औरत, ये नहीं कोई जाहिल थी, पढ़ी लिखी औरत जो है, इस कदर इनके दिमाग पिछड़ चुके हैं कि लोगों को समझ नहीं आती है। ये उस हसद में अपने आप को ठीक करो भाई, हसद और जलन मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को तरक्की दो, अपनी इल्म को बढ़ाओ, अपनी तालीम को आम करो, अपने आप को साइंस में लेके जाओ और जाके दूसरी अक़वाम का मुकाबला करो, तो बात बनती है। मगर खुद जाहलियत की अरूजों पे पहुंचना है, जाहलियत के अर्शों पे पहुंचना है और बैठे हुए फर्शों पे है। तो ये चीज जो है, मैं जो बात करना चाहता हूँ, दुनिया वालों को पता है कि इन लोगों ने जो बदमाशी वहां मचाई थी इंग्लैंड में, वो तो उन्होंने कैसे कंट्रोल किया मैं नहीं जानता, मगर एक खदर मचाया हुआ था उन्होंने, और बड़े बड़े जलसे, जुलूस, पब्लिक और प्रोटेस्ट कि यहाँ शरिया लॉ नाफिज करो। ऐसा पॉसिबल होता है? क्या लोगों को अकल मर गई थी? उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका मुल्क नहीं है? यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि क्वीन चली जाए तो हम यहाँ बैठ जाए। ऐसा होता है? इनका दिमाग खराब है। मतलब मेरा जो कहने का था
दी भाई तुम लोग जो पहले अपने मुल्क में तो लॉ नाफिज कर लो, वहाँ शरीयत कोर्ट का तो जनाजा निकल चुका है, वहाँ पे एक केस शरीयत कोर्ट में जाता, बच्चे बूढ़े जवान सब रेप हो रहे हैं, कोई एक केस मुझे बता दे कि हमने सुना हो कि वो शरीयत कोर्ट में गया, शरीयत कोर्ट के जस्टिस और उनके रजिस्ट्रार और उनका अमला हराम की रोटियां तोड़ रहा है पाकिस्तान में, ना वहां पे केस जाता है ना आता है, जो जाते होंगे पता नहीं क्या करते होंगे उनके साथ। कभी कोई किस्सा सुना है कि इस कदर अगेंस्ट शरीयत बेशुमार वाकयात हुए हैं, कोई भी एक केस रेफर किया गया हो शरीयत लॉ शरीयत कोर्ट को? तो शरीयत कोर्ट की जाके बिल्डिंग देखिए जो उन्होंने बनाई है करोड़ों रुपए से, वहां पे वो मोटे मोटे चूतड़ लेके जस्टिस बैठे होते हैं, पूछियां मार रहे होते हैं, पद मार रहे होते हैं, और कोई काम ही नहीं है उनका, पूरे कमरे में जो है उनके पद की बदबू फैली हुई होती है और कोई केस नहीं आता उनके पास, हराम खा रहे हैं, गाड़ियां उनके पास, तनख्वाहें खा रहे हैं ये शरीयत कोर्ट वाले। फिर मैं बड्डा मैं चौड़ा ते बाजार सोड़ा, तो ये जो बने हुए जस्टिस है वहां पे हराम खाने के आदि हुए हुए, तो क्या ये पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करवा सके? क्या वहां शरिया लॉ ला सके? जब तुम लोग वहां नहीं ला सके तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम जाके लंदन में बोलो कि वहां पे शरिया लॉ होना चाहिए? मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं, फेवर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ एक इंसाफ की बात हो रही है। हम कहते हैं कि तुम उनके जूतों में अपने पांव डालकर देखो तो तुम्हें पता चले कि क्या साइज है। तो पहले अपना अपना मुल्क तो ठीक करें, अपना मुल्क तो ठीक करें, वहां इनकी टोई नहीं है, अपना मुल्क ठीक नहीं कर पा रहे, दूसरे मुल्क को चले सीधा करने के लिए। यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने मुल्क में तो तुम्हारी सुनवाई नहीं है, तुम्हें तो पूछता नहीं, वहां पे तुम पुलिस से लड़ाई कर रहे हो। पता है पाकिस्तान में तुम पुलिस वाले के साथ लड़ाई करोगे, एक हवालदार एक सिपाही वो फैंटी लगाता है, तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता। तुम लोग इंग्लैंड में जाके पुलिस वालों के साथ दस्तों गिरफ्तार होते हो क्योंकि पता है कि आप पुलिस वाला किसे मार नहीं सकता, ठीक है? तुम उस चीजों को एक्सप्लॉइट करते हो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी उस पर 3 दफा पुलिस बुला चुकी है, वो वहां से गांव से लेकर आया हुआ उसको, और वो बैठ के आंसू बहाता रहता है। दोस्त था, अब तो नहीं है। मकसद मेरा कहने का ये है, पाकिस्तानी औरत को जैसी पता चले कि जी उसके लॉज में उसके राइट्स क्या है तो खिंच जाते हैं। यही कौम के ऊपर भी है। जब यहाँ आते हैं, जैसे आप कहते होते हैं परफेक्चरों में आगे भी मासूम शक्लें बनाई होती हैं, मासूम जैसा कोई है ही नहीं, मगर जब इनको पेपर मिलते हैं या जब इनके पांव मजबूत होते हैं तो ये फिरौन बन जाते हैं, फिर खड़पैंच बन जाते हैं। ये नहीं, असल में बात पता क्या है, बात पता क्या है हसन बात ये है, ये वो लोग हैं जिनमें थोड़ी में बोती पड़ जाए ना तो ये फट जाते हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बात सिर्फ इतनी सी है जो एक राइट बात है, इसको कोई शख्स हमारे से खिलाफ करेगा तो बस फिर देख लेंगे आप। मुनाफिक है। किसी के घर में जाकर अपने लॉज नहीं बनाए जाते, बिल्कुल। किसी के मुल्क में जाकर आप अपने लॉज को नाफिज नहीं कर सकते, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप 25 लाख है, आप 30 लाख है, आप 40 लाख है, तो अब वो जो है वो 8 करोड़ जो अवाम है वो एक तरफ से ही तुम्हारे 25 लाख के लिए लॉ चेंज हो जाएगा। This is what I'm saying। ये जाहिलियत के शख्साने हैं, मुल्लों के फितने हैं, ये मुल्लों ने फितने खड़े किए हुए हैं जो कि जिनको के हक नहीं है कि वो यूरोप में वो जाकर काने कांचे में टटियां साफ करनी चाहिए, उनको टायर साफ करने चाहिए, और वो लोग यहाँ पर आकर तो मस्जिदों में और पता नहीं क्या क्या इनकी बड़ी चाहिए। इन लोगों ने इंग्लैंड में पता नहीं कितनी सैकड़ों मस्जिदें बनाने के लिए जमीन दे दी इनको, और ये उस चीज का फॉरग्रांटेड लेते हुए एहसान फरामोशी की मिसालें कायम करते हुए मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो इसलिए बात यह है कि ये कौम हमेशा से गलत लोगों के पीछे भाग कर रही है, ये खुद भी गलत है और इनकी नस्लें आगे से उन्होंने उनको गलत तरीके पे अपना परवान चढ़ाया है, जो कि शैतानियत के अलावा इनके दिमाग में कोई बात नहीं आती। ये बात अच्छी तरह से वाशकाफ साहब ने नोट की जाए कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां अपना लॉ नाफिज नहीं कर सकते, वहां पे आप ये जो अपनी मर्जी नहीं छू सकते, ठीक है? अगर उनका लॉ है कि आपने हिजाब नहीं करना तो नहीं करना, उसको इशू बना के, उसको इस्लामी इशू बना के और उसके ऊपर ये कहना कि देखा
ये हिजाब मना करते थे, अब हिजाब लेना पड़ गया है। ये बचकाना किस्म की बातें अजीब और गरीब लगती है। बी प्रैक्टिकल ब्लडी वेल। ये हिजाब जो है ये भी चंद दिनों का, वो भी आपके प्याले प्याले वतन चाइना से आया है। पूरी दुनिया के लिए अजाब। जैसे आप पैड़ी पैड़ी फतों दे पैड़े पैड़े यार, ये यूरोप से नहीं चला। यूरोप में तुम लोग को हमेशा रोटी मिलती है, पैसा मिलता है, इमदाद मिलती है, पनाहें मिलती हैं। तो ये यूरोप में तुम लोग को ये मिलता है, गालियां निकालते रहते हैं और वक्त उनको। और जब तंबू चढ़ता है जूतों में, यूरोप की तरफ रुख करते हो, कोई सौदे हो तो कोई नहीं जाता, ना क्लबों की तरफ जाता है, क्योंकि होते ठुड्डे पहनने ने ठुड्डे पहनते हैं। ये है रियलिटीज, जिसको कोई शख्स जरूरत ना करे इससे इख्तिलाफ करने की। बड़ा बने खान भी होगा ना किसी लेवल का, तुम देंगे। जो रियलिटी है उसको कबूल करो, क्योंकि हम लोग उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो रियलिटी के अगेंस्ट जाए, ग्राउंड रियलिटी के अगेंस्ट जाए। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना आज ना पावर में आने के बाद। तो बात ये है, ये बात करना बहुत जरूरी थी। तो अभी थोड़ा सा देखते तरोली कोई बोले, उसके बाद फिर मैं, आप भी बात कीजिए, मैं भी करूंगा। हाँ जी बोलिए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने बहुत वाशकाफ और फटी हुई आवाज में बहुत करीब से सुना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जमाल ठाकुर साहब की आवाज नहीं आ रही थी। अब आप शुरू हो जाए, तरफ बोलिए, आपके ख्यालात क्या है मोहतरम? बहुत शुक्रिया जनाब आपका, प्राइम लीडरशिप का, चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का। आपकी बात को मैं आपकी जो अभी गुफ्तगू है इसका मैं क्लाइमेक्स आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो है, मैं किसी घर के अंदर मेहमान जाता हूँ, उस घर के अफराद हों 3 या 4, और मैं अपनी बीवी और बेटियां समेत लेके 8-9 आदमी में वहां चला जाऊँ। वहां मेहमान के घर में जाकर मुझे शोर मचाना शुरू कर दो कि तुम जो है ना अकलियत में हो, हम अक्सरियत में हो, चलो या शरीयत नाफिज करो, तुम भी पर्दा करो। सोचने की बात है, ये कौन सी मंतक है, या कौन सी अकल है, या कौन सा मजहब है, या कौन सा फलसफा है कि जो आप किसी के घर में मेहमान जाए और वहां जाकर के आप अपना जो तंग नजरी है, जो तुम्हारा नजरिया है, या जो तुम्हारा मकतब फिक्र है, उसको आप जाकर के वहां इम्पोज करना शुरू कर दो। जो पहली बात तो ये कि अगर तो आपके अंदर गैरत और हया है तो आप अपनी बेटी और अपनी बीवी को लेके क्यों जा रहे हैं अगले के घर, अगर आपको पता है कि उसकी तहजीब सकाफत तमद्दुन तुम्हारी जैसी नहीं है। अब मसला ये है कि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। ये इस वक्त दुनिया के अंदर जितना अज़ाब आया हुआ है, दुनिया के अंदर जितना इम्बैलेंसिंग है, दुनिया के अंदर जितना गैर तवाज़ुन है, जितना फितना है या बीमारी है, वो इन पाकिस्तानी मौलवियों की वजह से फैला है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये गालियां यहूद को देते हैं, गालियां यूरोप को देते हैं, खाते उनका है, फंड वहां से लेते हैं, मस्जिदों के लिए जमीनें उनसे लेते हैं, कमाते हैं इनके लड़के उनके मुल्कों में, और यहाँ ये मंबर और महराब के ऊपर बैठ करके गालियां उनको देते हैं। ये इतने सुअर के बच्चे हैं, मैं इनको सुअर के बच्चे से बदतर करता हूँ। सुअर जो होता है उसकी भी कुछ शान होती है, उसकी भी कोई अपनी इज्जत होती है, ठीक है जी। वो भी जिसका खाता है उसकी प्लेट में टटी नहीं करता। लेकिन ये मौलवी 72 सालों से इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। गली गली में इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, मस्जिदें छोटी छोटी बनाई हुई हैं, 12-12 फुट इनके पेड़ बाहर निकले हुए हैं। इनके पड़ोस में कोई आदमी मर रहा हो, भूखा, बीमार हो, कैंसर का मरीज हो, बेरोजगार हो, किसी की बच्ची जवान हो, उसको कहते हैं अल्लाह ताला से मांग। मेरे पास एक केस आया, एक कस्टम का एक आदमी था, रिटायर सफाई में, उसके घर में मिलने के लिए गया। वो 5वें फ्लोर के ऊपर रहता था, वो रो रहा था, उसके 10-12 बेटियां बैठे थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोला कि ये नीचे मालिक मकान, हमारा पानी जो है ना ये जब आता है तो ये सारा स्टॉक कर लेता है, यहाँ पे पानी ये जमा कर लेता है सारा, हमें थोड़ा थोड़ा देता है। आज मेरा पानी खत्म हो गया, मैं पानी मांगने गया हूँ तो मुझे कह रहा है अल्लाह ताला से मांग। तो हमने कहा भाई अच्छा है। मैंने कहा चलो तुम मुझे लेके जाओ उसके पास। तो मैं नीचे आया तो पता ये चला कि वो आदमी तबलीगी जमात का, उस इलाके का मालिक मकान अमीर है। उस अमीर साहब को मैंने कहा यार ये पानी देने वाला तेरा अल्लाह कोई अलग
बच्चे हैं जिन्होंने इस्लाम को मसख करके रख दिया। आज वो जो बातिल कुव्वतें थी जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको लोग सत्ता कहते हैं, और असल जो मुसलमान थे उनको आज लोग बुनियाद परस्त, दहशतगर्द, एक्सट्रीमिज्म, फेनेस्टिक, पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजा जाता है। तो वो इसी की वजह से नवाजा जाता है कि ये जो दोगले, बदकार, बद किरदार और आराम खाने वाले सुअर और खंजीर के बच्चे ये मौलवी। अब मैं आपको बोलूं क्यों मैं इनको ऐसा कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत ऐसा ना रहे। देखें, सूद खाने वाला, सूद पे पैसा देने वाला, कस्टम का आरामखोर, पुलिस का आरामी सिपाही मौलवी साहब के पीछे पहली साफ में होते हैं। मौलवी साहब को आराम के करने में रियाकारी के लिए पैसा देते हैं। आराम के पैसे से ये लो जी हमारी भी आखिरत बन जाए, मस्जिद में लगा दो। अरे कुत्ते के बच्चे, तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले बोला था जिसके जिस्म में आराम का एक लुक्मा गया 40 दिन तक उसकी इबादत को बोलनी होती। तुम रंडी के बच्चे, तुम झोलियां उठा उठा के उसको दुआएं देते हो, जा अल्लाह तुझे एसएचओ बना दे, जा अल्लाह तुझे डायरेक्टर बना दे, जा अल्लाह तुझे डीजी बना दे। उस रंडी के बच्चे ने तुम्हें टट्टी दी आराम की। अरे तुझे तो इतना अहले नजर होना चाहिए था कि तू देख के बताता कि ये आराम का माल है, इसको हरक करो। जो ये अंगारे हमें दे रहे हो, तुम खुशी खुशी उसका आराम का टट्टी पलीटी लेके अल्लाह के घर में लगाते हो, मदरसे बनाते हो। दर हकीकत ये तुम्हारी इंडस्ट्रियां हैं, ये तुम्हारे मदरसे नहीं है, ये तुम्हारे लिए नाउजुबिल्लाह कारखाने हैं। जब तक इस मुल्क के अंदर इन मौलवियों को नकेल नहीं दी जाती है, इमरान खान साहब को कहते हैं वो यहूदी है, कल उसको अपनी लड़कियां ले जा के वहां नचा नचा के, डांस कर के, गाने गा के कहते थे जी कि ये अक्ले कुल है और ये हमारी आखिरी उम्मीद है, ये हमारा मसीहा है। जैसे आज कोरोना का ववेला मचा रहे हैं, इमरान का ववेला मच गया था। हर आदमी की छोटे से बड़े तक कहता है पास इमरान आएगा और सुबह हमारा पाकिस्तान नया बन जाएगा। होते तो आज इनको वो डंडा ये है कि एक मिनट होल्ड करना। हाउ आर यू मैथुर साहब? आपके बस में थोड़ा सा सवाल करना है कि इंडिया में जो हजाब और ये जो है मतलब मुसलमानों की हालत ज़ार क्या है, यानी कि लिविंग की आज़ादी, अपना रवायात की आज़ादी, समाज की आज़ादी है नहीं है, और वहाँ पे जो है वो अपनी की मर्जी है नहीं है, क्या वो क्या कहते हैं उसको, वो उस पे करते हैं लॉस के ऊपर। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस में जैसे कि वो कहते हैं या इंग्लैंड में कहते हैं शरिया लॉ नाफिज करो, उस मुल्क पूरे में शरिया नाफिज करने की बातें करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में इस वक्त सूरत हाल क्या है? आई मीन मुसलमान किस तरह से रह रहे हैं, कुछ बता सकेंगे आप? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन कोशिश कोई वो करते हैं कि अपना कानून चलाने की कोशिश करें, लेकिन वो प्रेशर में रहते हैं बेसिकली। तो उनको पता है कि सरकार उनकी सुनेगी नहीं। जैसे कि अभी मैंने एक आपको पीछे फोटो भेजी थी जिसमें वो था कि वो कहते हैं कि अभी वो रमजान चल रहा है तो नो आना वो नाइट सूट्स सॉरी हो गया कहते हैं स्विम सूट्स और समथिंग। तो वो कहते हैं वो सारे कपड़े उतार के बैठ के बेसिकली तो जिस शहर जिस कंट्री में तुम रह रहे हो तो वहाँ के कानून पे चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पेरिस हो, कोई भी देश हो बेसिकली। तो बट दे आर अंडर प्रेशर। वो चाहते हैं कि हम अपना अलग तरीके से चले बेसिकली, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है नहीं। बट वी रिस्पेक्ट all religions, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody, each and every person has freedom of democratic country, freedom of speech है। आदमी बोल सकता है, उसको सुना जाए या ना सुना जाए वो एक अलग चीज है। तो वहाँ पे अपनी चीज अपनी, जिससे कि इंग्लैंड में उन्होंने बड़ा गदर मचाया था कि जी शरिया लॉ होना चाहिए और इस तरह से, तो क्या इंडिया में भी ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लॉज में शरिया लॉज हो या इस तरह की कोई बात है? देखो कोशिश बहुत होती है उनकी, कोशिश होती होता है कि अभी जैसे क्या है कि वो ये जो जमाती थे उन्होंने पूरा काम चलाया यहाँ पे। इसलिए इंडिया में तो कोरोना फैलना ही नहीं था। वो ना यहाँ पे जमाती पूरे वर्ल्ड से इंडिया में आए थे, दिल्ली में आए थे और उन्होंने पूरे कंट्री में फैल गए जाके। इंडोनेशिया उनके सबके हमने वीजा कैंसिल कर दिए, सबके सब सारे वीजा कैंसिल कर दिए सबके हमने। हेलो मेहता साहब, हेलो मेहता जी, क्या हाल है? हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं? कैसे? अच्छे हैं?
गुड गुड वेरी एवरीथिंग इज ओके फाइन फाइन। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए। मेरे जहन में एक ख्याल आ गया, एक सवाल आ गया, मैंने कहा मैं आपसे सवाल कर लूं, तो उम्मीद है कि आप उसका जवाब परफेक्ट तरीके से देंगे। क्योंकि इंडिया में जो है मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत अरसे से रह रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख जो हैं ईसाई ये वाला जो हैं बड़े अरसे से रह रहे हैं, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक आप लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है वहाँ पे। तो पाकिस्तान तो अभी बना है और उसमें जो खिचड़ी बनी हुई है वो तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते, मगर इंडिया के अंदर जो है ये सदियों से जो है मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सदियों से आ रहे हैं। तो जब उनका लॉ बना है, कानून बना है, तो वो सब बराबर बना है, सबके लिए बराबर है, या हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए स्पेशल है और मुसलमान पीछे है? यहाँ पे हमारा एक ही कानून है, ओनली वन 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 रूल फॉर द एंटायर इंडिया। आप इसके ऊपर कोई वजाहत करेंगे थोड़ी सी कि किस तरीके से सबके लिए लॉ बराबर है, और वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं कानूनी तौर पे जो है इकट्ठे रहते हैं, या उनका लेवल बराबर है? वो और बात है कि झगड़े फसाद ये वो तो होते रहते हैं, समझे ना। वो तो एक इंडिया पाकिस्तान जो है एक ही नस्ल है, एक ही कल्चर है, वो मार कुटाई अनपढ़ जाहलियत वो तो हर जगह पे ही है। लेकिन जो लेवल है जिस तरह यूरोप में, आप मेरी पहले नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लें। आप जब आए थे फ्रांस में, आप इटली भी जाते हैं, फ्रांस भी आए, इधर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तमाम तर मज़हब जो है उनकी रिस्पेक्ट है, और यहाँ पे कानून है कि हर जो मज़हब है इट्स इक्वल, कोई किसी से बढ़ के नहीं है। इसलिए यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे किसी भी किस्म का मजहब वाला बराबर का है, और कानून उसके ऊपर एक डंडे की तरह है, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। क्या इंडिया में सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? इसके ऊपर थोड़ा सी वजाहत कर दे। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सारे बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से लॉ बना है और सबके लिए वो सेम है, लॉ में कोई फर्क नहीं है, सबके लिए सेम है। बट लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रखा है, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे रखी है, जिससे कि वो लोगों को किसी तरीके की कमी महसूस ना हो। ये जी अपलिफ्टमेंट जिसको कहते हैं, बेसिकली टू अपलिफ्ट द माइनॉरिटीज, दे आर गिविंग सपोर्ट। और जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट सेक्स, वो तो है ना 2% सेक्स है, और वो पूरे उन्होंने आज तक वो कहते हैं हमें किसी तरीके की रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे जो गरीब लोग हैं, जो तबका जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, उनके लिए रिजर्वेशन हैं। जो माइनॉरिटीज हैं लाइक जैसे मुस्लिम जिनको हम कहें, वो भी 33% के लगभग हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में है, बट स्टिल उनके लिए माइनॉरिटीज के लिए हमारे स्पेशल उनके लिए स्कीम्स होती हैं, इंसेंटिव्स को सपोर्ट दिया जाता है कि वो आगे ग्रो करें। ये चीज है। तो हमारे जहाँ तक कानून की बात है, सबके लिए सेम कानून है, और बल्कि ये है कि भाई आपकी जो सिर्फ मैरिज का आपका कुछ अलग सिस्टम जो होता है कि वो जैसे काजी वगैरह करते हैं, और उनके मतलब वो पीछे हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक वगैरह की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम रही थी, और लेडीज वर हैप्पी तो उनके फेवर में सारे केसेस गए थे, बट अदरवाइज कानून हमारा सबके लिए सेम है, ऐसा कुछ भी कोई कानून अलग नहीं है। ये जो 3 तलाक है ये खत्म हो चुकी है इंडिया में। हाँ हाँ बिल्कुल, लेडीज तो है ना वो मोदी के पैर चूमती है बेसिकली। उसका पीछे काफी उसका आई एम नॉट इनटू डिटेल क्या था उसका, बट वो लेडीज के फेवर में था बेसिकली। जो अभी मतलब कोई अगर आदमी चाहता है कि अपनी बीवी को छोड़ दे तो वो ये चीज नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब काफी लंबे उसके प्रोसीजर हो गए अभी। तो इसलिए जो हाँ हाँ जो सारी लेडीज हैं, जो मुस्लिम लेडीज हैं, वो तो मोदी के पैर चूमती है बेसिकली, मोदी को पूरा सपोर्ट करती है। ये तो बहुत अच्छा लॉ निकाला है ये तो मर्द जो है वो 3 तलाकें दे के तो फारिग कर दिया करते थे औरतों को। कुछ नहीं, अभी तो बहुत टाइट कानून कर दिया, वो कानून बन गया, तभी से तो मतलब बहुत डिफरेंट हो जाती है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, बहुत शुक्रिया आपका कि हमें जो है इस वक्त इंडिया में जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें मेहता साहब ने अपडेट किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और आपकी सेहत ठीक है? कल आपकी बिल्कुल ठीक है, हाँ थोड़ा सा दिन गला आसान था। और आज एक और खबर है कि हमारी जो उम्मीद है कि 18 तारीख से
फिर से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो जाएगा। आज मोदी साहब ने स्पीच दी थी तो उसमें वो कुछ ऐसा कह रहे थे, वील हैव टू लिव विद दिस सिस्टम, बेसिकली वी हैव टू एडजस्ट, और नए कानून और नए सिस्टम सारे बनेंगे। आज आप ये देखो, अभी है ना बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जीडीपी है उसकी 10% जो कि 20 लाख करोड़ जो है पैकेज दिया आज मोदी ने, माय गॉड, जो कि आपके पाकिस्तान की टोटल जो है क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी के बराबर है। जीडीपी। अच्छा, हाँ, तो ये पैकेज जो 20 सॉरी टू इंटरवीन, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज किस लिए दिया है? कि जो हम हमारे जो हालात खराब हुए हैं, बेसिकली जो इंडस्ट्री को नुकसान हुए हैं, लोगों को नुकसान हुए हैं, जो लेबर परेशान है, मैं परेशान हूँ, दुनिया परेशान है, उनको सपोर्ट करने के लिए उसकी सारी डिटेल कल आएगी। अभी अखबार में भी उसने अभी 2 घंटे पहले उसकी स्पीच आई थी, लाइव आया था आज मोदी बेसिकली। ये लोगों को सुनना चाहिए। हमें न्यू दिल्ली से जो अपडेट किया है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है मेहता साहब ने, कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जा रहा है इंडिया में अपने अवाम को, और उसमें सवाल ये था मेरा, बीच में याद आ गया मुझे, कोई लोन वोन ले रहे हैं आप इधर उधर से? लोन बल्कि हम तो देने को तैयार है, अगर किसी को सपोर्ट दे तो हम सपोर्ट दे रहे, लोन की चीजें नहीं ले रहे। और हमारा ये है कि वी वांट टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी स्टिल फर्दर, मेक इन इंडिया वाली पॉलिसी है। लोग जैसे चाइना से सारा लेते थे, अभी सारी इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान में आए, हमने एक पैसे का माल बाहर से नहीं खरीदना, इंडिया के बाहर से एक मतलब सुई नहीं खरीदनी, हमने इंडिया में सब बनाएंगे। अभी आप ये देखो, जिस दिन कोरोना स्टार्ट हुआ था उस दिन हमारे पास वो पीपीटी किट एक नहीं थी, हमारे इंडिया में बनती नहीं थी। आप सब बहुत ध्यान से सुनना। और आज की डेट में हमारे यहाँ पे हर रोज 2 लाख पीपीटी किट बनती है। हमने चाइना ने डुप्लीकेट माल दिया था, आपको जर्मनी को भी दिया था, फ्रांस को भी दिया था, इंडिया को भी दिया था। हमने उठा के सारा पैसे तो दिए नहीं थे, हमने एडवांस दिया नहीं था, उठा के सिर्फ वापस उनके वापस फ्लाइट में वापस माल भेज दिया, और उसी दिन से हमने बनाना शुरू कर दिया। 2 लाख यहाँ पे पीपीटी किट रोज बनती है, और 2 लाख वो CA95 जो होते हैं मुंह पे जो मास्क लगाते हैं, वो हमारे यहाँ पे 2 लाख रोज बनते हैं। आप हिसाब लगा लो, अगर 30 दिन हो गए तो 60 लाख पीपीटी किट हमारे हिंदुस्तान में एक महीने में बन रहे हैं आराम से। अब आप लोग सुने इस बात को जो मेहता साहब बता रहे हैं, यानी पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से इस बात को सुने कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों को 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, अजीम तरीन पाकिस्तान में, यानी कि लोन ले रहे हैं, और वो भी पैसा 12,000 की बात करते हैं और वो भी पैसा नहीं पहुंचता है। ये फर्क जो अभी इस वक्त हम बताना चाहते हैं कि जो कौमें आगे बढ़ती हैं उन लोगों के हाथ क्या होता है। अभी उन्होंने बताया कि मास्क बन रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी मास्क 900 रुपए का मिल रहा है, या मास्क अवेलेबल नहीं है, या मास्क आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए ये फर्क है, ये हम ग्राउंड रियलिटी पे आपको लोगों को ये फर्क बता रहे हैं। एक जीते जागते इंसान है, वो हमें बता रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, कि दोनों मुल्कों के बीच में फर्क है। हम लोग लोन के लिए रो रहे हैं, हम लोग 2 नंबर माल आता है और उस पर खुश होते हैं चाइना से, और उसके ऊपर खबरें देते हैं। इस कदर गिरे हुए किरदार हो चुके हैं कि हम कंपेयर कैसे करें। हम तो शर्मिंदा है, हम तो शर्म आ रही है इनकी बातें सुन के कि हम लोग जो है, हम लोग इतना पीछे हैं कि ना मास्क बन रहे हैं, ना किटें बन रही हैं, ना ही पैसा है, लोन लिए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान एक तरफ जो है वो 20 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कि वो होशरुबा अमाउंट है जो कि अवाम के पैकेज के लिए दिया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? वो थैंक गॉड आपने हमें इतनी जबरदस्त खबर दी है, हम तो अब इनकी खिंचाई करेंगे, इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो ये तमाशा बना के रखा हुआ है। कुछ बोले आप? आपको बता रहा हूँ कि हमारी बहुत शुक्रिया आपका। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू एंड योर फैमिली। गिव आवर लव टू नाम। जमाल भाई अभी थैंक यू बोले, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, अभी इनकी हम खिंचाई करते हैं पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच मेहता। अब इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे या वैसे ऑनलाइन। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गिव अ रिगार्ड्स टू योर फैमिली, बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।
ठीक है हसन, इसके ऊपर आप थोड़ा सा आप इसके ऊपर हसन थोड़ा सा आप इसके ऊपर बात करो। इसके बाद फिर जो है ना वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये काम की बातें हैं और आपके पास 2-3 और बड़े स्पेशल पॉइंट थे, उसके ऊपर बात करो, फिर उसके बाद देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने लोगों को लाइव सुनवाया है कि कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने अवाम के लिए दे, जो कि 1.5 अरब रुपए का कर्जा मिलने के ऊपर छलांगे मार रहे थे। ये लोग इन लोगों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है, इसकी हालत क्या कर दी है। अफसोस हो रहा है सुन के। इनके पास मास्क अपने बनाने के, इनके पास वो नहीं। ये तो मैं जो 2 बातें करना चाहता हूँ उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे कि यहाँ तो अस्पतालों में फ्रॉड शुरू किए हुए हैं लोगों ने। ये कैसे मुसलमान है रमजान में कि किसी एक बंदे की बीवी को है ही नहीं है, शौकत खानम कह रहा है कि इसको कोरोना है, और उसके बाद जो है वो अपना 6 लेबोरेटरीज ने कह दिया कि इसको कोरोना नहीं है। तो ये फ्रॉड एक बीमारियों में, वबाओं में, ये मुसलमान कहते हैं अपने आप को, ये इंसान कहते हैं, ये पाकिस्तान कहते हैं, ये पाकिस्तानी होने पे फख्र करते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है कि इतना गदर है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो बैंक का अपना हॉस्पिटल फ्रॉड में लगा हुआ है, और जो पीछे है उनका क्या होगा कि पैसे कमाने पे लगे हुए हैं कि ये मौका है। दिस इज टू मच। मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर लानत है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कि ये लोग वहां बैठ के शेरवानियां आज करें पहन के वहां पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके जनाजा निकाल दिए। ये लोग अपनी जो है लाशाफियों में और अपने जो बेकार के खराजात है, फाजिल खराजात है गवर्नमेंट के, उनको इन लोगों ने जो है बेहतरीन इस्तेमाल किया है। लोन आता है, लुट जाता है, अवाम तक जाता नहीं, वो तो मर रही है, लुट रही है, बर्बाद हो रही है। दूसरी बात कि मैंने अभी देखा था कि फ्रांस में पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उसने एक बयान दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरी नजर में जो आया है वो ये है कि फ्रांस से पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है वो कम से कम कुछ ना कुछ काम करता है, और जो है हमें तो एक्टिव नजर आता है। बाकी तो सब मरे हुए हैं, पूरे दुनिया के एम्बेसडर जितने भी हैं हराम खोरी और राम टोपी पे लगे हुए दल्ले जो है। बाकी जो है मुझे फ्रांस में पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये कहना है कि इन्होंने हमेशा लोगों को, मैंने देखा है कि वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं अपना फ्रांस में। तो उनको ये कहना है कि आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लोगों के लिए बड़ी सहूलियात और बड़ा नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ चलने की बात की है, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट दैट। मगर एक बात आप भूल गए हैं, जब आपने ये कहा कि लोग जो है जो टाइम लेना चाहते हैं वो कंप्यूटर से और उनकी वेबसाइट से टाइम लेने के बाद आए, तो उनको ये जरूर ख्याल करना चाहिए कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर निकले हैं 80%, 85% जाहिल अनपढ़ है। बस वो ज्यादा व्हाट्सएप चला सकते हैं या पोर्न देख सकते हैं या लटरम पटरम कर सकते हैं, मगर साइटों पे जाके, और ये वो इंग्लिश उनको तो आती नहीं है, अल्फ बे नहीं आती है, तो वो जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो उर्दू भी हो तो ये चीजें, उसके लिए कोई इनको हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि उनको ये कहें कि आप कंप्यूटर से लेकर आए। तो इससे तो उनके पास 6 दिन में एक बंदा ही आएगा रुलता रुलाता। तो उसके लिए आप अपना एक डेस्क बनाए अपनी एम्बेसी के बाहर, कंप्यूटराइज्ड, एक बंदा बैठा हो, वो अपना प्रिवेंटिंग हो, शील्ड लगी हुई हो, और उसमें उनको कहे कि आप आए और आके यहाँ पे जो है यहाँ से टाइम ले और जाए। तो उससे बेहतर है, बजाय इसके कि वो बेचारा जो है ख्वार होता रहेगा और ना वो कंप्यूटर पे काम कर सकेगा। ये मैं समझता हूँ कि एम्बेसडर को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम को अगर आपने रिलीफ देना है तो उनके लिए अपने डेस्क की खिड़की बना लें, विंडो बना लें, वहां पे आ जाए बेशक वो लोग। तो इस या फिर टेलीफोन कॉल, उनको टेलीफोन का एक कनेक्शन वो अनाउंस कर दें, वहां पे बंदा 24/7 बैठा हुआ हो, और जो भी बंदे हैं वो फोन करें, उनको गाइड करें वगैरह वगैरह, वहां से वो अपॉइंटमेंट दे और उसके बाद लोग आए। इस तरह से काम करे, बजाय इसके कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ के तो कह दिया जी आ जाओ जी। पता है आपको कि ये लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग कंप्यूटर और साइटों पे जाकर और वेबसाइटों पे जाकर टाइम नहीं ले सकते। इससे बहुत बर्बादी होगी और लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तो मैं समझता हूँ कि दो काम करे, एक विंडो बनाए और दूसरा टेलीफोन के ऊपर लोग आपसे रब्ता करें और अपना अपॉइंटमेंट को दीजिए। इस तरह से उनको कम्युनिकेट करें। बहरहाल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस जो है उनकी जो कारकर्दगी है काफी असर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ही
एंड एनी एम्बेसडर इन एनी ओवर किसी और कंट्री के बीच में जितने भी एम्बेसडर सब हराम खार कंजर के बच्चे हराम खाने पे लगे हुए हैं, कोई किसी को जोर नहीं दे रहा है। इसलिए लोगों को भी इस एम्बेसडर की तकलीफ करनी चाहिए और इस हिसाब से जो सही एम्बेसडर लोगों को दे रहे हैं अपना रिलीफ दे रहे हैं या उनको लिए कोई सहूलियात पैदा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से दूसरे मुल्कों के में भी एम्बेसडर को करना चाहिए, वरना वो बोलिए बिस्तर पेटे और दफा हो जाए घरों को और दूसरों को मौका दें। ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानियों को अब उनकी जालियत समेत कबूल करो और उनको रिलीफ दो, रिलीफ दो। हम ही कहना चाहते हैं, चाहे वो किस मुल्क में रहते हैं, उनको रिलीफ दो, उनको आराम मिलना चाहिए, उनको आसानी दो, उनको तकलीफ मत डालो। डिप्लोमैट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, you better know this thing, because tomorrow when revolution will come, तो हमें शिकायतें मिलेंगी, तो उसमें we will not spare anybody. That's it. जी भाई। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच सबका जो हमें देख रहे हैं। तनोली शकील तनोली का भी शुक्रिया जो कराची से हमारे साथ थे। उसके बाद मेहता साहब इंडिया से, दिल्ली से थे, और आगासन जर्मनी से, और मैं फ्रांस से। तो उम्मीद है कि अच्छी और मुश्किल और तती बातें और आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, और अब तक के लिए इजाज़त दें। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय, चाओ।